जोहार, मैं कृष्णा कुमार आपका स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे जेपीएससी मेंस की तैयारी की रणनीति के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी मेंस के अंतर्गत थर्ड जो पेपर है, जिसके अंतर्गत हमें इतिहास एवं भूगोल दोनों ही विषय को पढ़ना है। और चूँकि इतिहास एवं भूगोल के सिलेबस बहुत बड़े होते हैं, इसलिए आम तौर पर छात्र जो है थर्ड पत्र के मेंस के सब्जेक्टिव तैयारी में थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं। तो आपकी परेशानी कैसे कम हो सके, कैसे आप थर्ड पेपर की तैयारी कर सकें, उस पे आज की विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं। और उस थर्ड पेपर के अंतर्गत भी विशेषकर इतिहास सेक्शन के बारे में। इतिहास का जो सेक्शन है उसको 4 खंड में विभाजित किया गया है। और जब आप अपने सिलेबस को देखते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी जो कि जेपीएससी मेंस दे रहे हैं, एक बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। इस 4 सेक्शन से प्रत्येक से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उस 4 में से 2 प्रश्नों का आंसर आपको करना होता है। तो कुछ लोगों की रणनीति तो ये है कि 4 सेक्शन के अंतर्गत जो 4 अलग अलग सेक्शन दिया गया है, उसमें से हम 2 सेक्शन को बहुत ही मजबूत कर लें। तो उन 2 सेक्शन में भी किन किन सेक्शन को आप मजबूत कर सकते हैं, सिलेबस के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये 2 जो सेक्शन जो कि बहुत आप स्ट्रॉन्ग करके चले जाएं तो आपका ये सेक्शन तैयार हो जाएगा। उसमें एंशिएंट इंडिया का जो सेक्शन है उसके टॉपिक कम हैं, और झारखंड का इतिहास जो सेक्शन है उसका टॉपिक कम है। तो एक तो ये रणनीति आप अपना सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि अगर 2 सेक्शन में को ही आपने टारगेट करके गए हैं और अगर प्रश्न थोड़ा सा क्लिष्ट आ गया या आपने जो तैयारी किया है उस तैयारी से आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको समस्याएं होती है। तो कुछ लोगों की रणनीति होती है कि 3 सेक्शन को तैयार करके चले जाएं, और जो पास करने वाले विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा अपने पूरे सिलेबस को तैयार करते हैं और तब जा कर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप तो एक बार स्मूथली जो है कम से कम एनसीईआरटी लेवल का तैयारी जो है पूरे सिलेबस का करें, क्योंकि इसके अंतर्गत 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे जिसके लिए 20 मार्क्स दिए हुए हैं। अगर आप पूरे सिलेबस को तैयार कर लिए तो फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के मैं आपको सुझाव देता हूं जिसको आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे एंशिएंट की तैयारी अगर आप करने जा रहे हैं तो सिंधु सभ्यता से प्रश्न आया हुआ है, और इसलिए मेरा सुझाव ये है कि एंशिएंट के अंतर्गत आप 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत व्यवस्थित तरीके से देख लेंगे। जैसे वैदिक जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हमें एक तो आर्यों की उत्पत्ति का अध्ययन भी करना है, और साथ ही साथ वैदिक संस्कृति एज ए होल का मतलब है कि आप वैदिक भूगोल भी आप देखिएगा, वैदिक अर्थव्यवस्था भी देखना है, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था भी देखना है, वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था या वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को भी देखना है। वैदिक काल के बाद अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो एक मौर्य काल के अंतर्गत अशोक से संबंधित प्रश्न जो है आप जरूर देख लेंगे। अशोक के धम्म की प्रकृति मेरी समझ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और संभवतः जेपीएससी मेंस इस पे फोकस करे। अशोक के धम्म की प्रकृति या अशोक से संबंधित जितने भी पहलू है आप उसको देख सकते हैं। फिर कुषाणों का कला एवं संस्कृति में योगदान, कुषाण के टॉपिक के अंतर्गत कुषाणों ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे मौर्योत्तर काल में जो कला एवं संस्कृति का विकास होता है, गंधार कला हो या मथुरा कला हो, उसके विकास में कुषाणों की बहुत भूमिका है। और इसके अलावे जो बौद्ध स्थापत्य कला का विकास भी है उसके अंतर्गत भी कुषाणों का बहुत बड़ा रोल है। या इन जनरल आप बौद्ध कला के अंतर्गत स्तूप, चैत्य और फिर जो बौद्ध विहार है उसके कलात्मक पक्षों को भी देख लेंगे। और फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुप्त काल से, गुप्त काल स्वर्ण युग था या नहीं, उसका आलोचनात्मक
मूल्यांकन करके और फिर एंशिएंट के टॉपिक को आप इतनी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको देख करके आप जा सकते हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी लेवल की तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। फिर अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत देखने में आ रहा कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अलाउद्दीन खिलजी को देख सकते हैं, अकबर को देख सकते हैं और औरंगजेब को देख सकते हैं। इसके अलावा मध्यकाल में भक्ति एवं सूफी जो आंदोलन है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और मध्यकाल के अंतर्गत जो इस्लामिक स्थापत्य कला का विकास हुआ है उसको भी फोकस करके देख लेंगे। आधुनिक भारत का जो पाठ्यक्रम है ये बहुत विस्तृत है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आधुनिक के भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1857 का विद्रोह है, उसके कारण, उसके प्रभाव और उसकी प्रकृति को भी आप देख सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आप पे समाज सुधार एवं महिला उत्थान ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के इतिहास सेक्शन के अंतर्गत और आप देख लेंगे कि समाज सुधार का किस प्रकार से विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु जो है वो महिलाओं के उत्थान से है और उसमें यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक हैं वो समाज सुधार के अपने प्रयास में कितना सफल हुए। इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था जिसके अंतर्गत आप अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था और महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को देख लेंगे, इसके इम्पैक्ट को भी देख लेंगे और कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कांग्रेस के उत्पत्ति, कांग्रेस के नेतृत्व में उदारवादी उग्रवादी आंदोलन को देखेंगे। चूँकि गांधी से प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए उदारवादी और उग्रवादी और फिर स्वदेशी आंदोलन ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ से देख लेंगे। और फिर भारत का विभाजन, भारत के विभाजन के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद का भारत सेक्शन के अंतर्गत जिसके अंतर्गत देशी रियासतों का विलय और इसके साथ साथ गुटनिरपेक्षता की भारत की जो नीति है वो नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक और बांग्लादेश का फॉर्मेशन। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को आप देख करके और फिर आप एकदम से रिलैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा झारखंड का इतिहास जो है उसमें बहुत कम टॉपिक दिया हुआ है और मैं आपको सुझाव दूंगा कि झारखंड के इतिहास को बहुत बेहतर ढंग से आप तैयार कर लेंगे, जिसमें झारखंड में एक तो झारखंड के आदि धर्म जिसको सरना धर्म कहते हैं उसके संदर्भ में आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर लेंगे। फिर दूसरा सदान का जो कॉन्सेप्ट है उस सदान के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और तीसरा झारखंड में जनजातीय आंदोलन, बिरसा मुंडा पर प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए टाना भगत आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इतनी टॉपिक को आप देख लें और व्यवस्थित ढंग से इसकी तैयारी अगर कर लें तो मुझे लगता है कि इतिहास सेक्शन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो विषय वस्तु है उसमें आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। धन्यवाद।